बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप लोगों से ये सवाल पूछा जाए कि भाई बताएं हमारे पूरे भारत देश के इतिहास की दो सबसे बड़ी सबसे ताकतवर सल्तनतें कौन सी थी, तो यकीनी तौर पर आप लोगों का जवाब होगा मौर्य अम्पायर और मुगल अम्पायर, क्योंकि ये दोनों की सल्तनतें ऐसी थी कि जिन्होंने अपने अपने दौर में लगभग पूरे ही भारत के इलाके पर राज किया था, बल्कि साथ ही साथ इन दोनों की ही गिनती अपने अपने दौर में दुनिया की भी सबसे ताकतवर सबसे अमीर सल्तनतों में से की जाती थी। इन दोनों ही अम्पायर यानी इन दोनों ही सल्तनतों में बहुत सारी जो सिमिलर चीजें हैं, उनमें से एक सिमिलर चीज ये भी है कि जहाँ एक तरफ मौर्य अम्पायर में सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर राजा के तौर पर अशोक को याद किया जाता है, क्योंकि अशोक ने ही अपने दौर में अपनी ताकत के बलबूते पर मौर्य अम्पायर को ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर फैलाया था। वहीं दूसरी तरफ मुगल अम्पायर में भी बिल्कुल इसी तरह से औरंगजेब आलमगीर को याद किया जाता है, क्योंकि बिल्कुल अशोक सम्राट की तरह ही मुगल सल्तनत में भी जो बादशाह ने मौर्य अम्पायर को सबसे बड़े इलाके पर फैलाया था और सबसे ताकतवर और सबसे अमीर बनाया था, उस बादशाह का नाम कुछ और नहीं बल्कि औरंगजेब आलमगीर था। कि दोस्तों, इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर जब मैं आप लोगों को अशोक और औरंगजेब आलमगीर से जुड़ी जो चीजें बताने वाली हूँ, न सिर्फ हद से ज्यादा हैरान कर देने वाली है, बल्कि इतिहास को भी चौंका देने वाली है। और मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने न तो इससे पहले इस चीज के बारे में कभी सुना होगा, बल्कि कभी अनुमान तक नहीं किया होगा। दरअसल दोस्तों, ये बात तो आप लोगों ने सुन ही रखी होगी कि मुगल सल्तनत की गाड़ी औरंगजेब आलमगीर को बड़ी आसानी के साथ नहीं मिली थी, बल्कि इसके लिए बहुत सारी जंगें करनी पड़ी थी। औरंगजेब आलमगीर को अपने उन तीनों भाइयों तक को कत्ल करना पड़ा था कि जिन्होंने औरंगजेब आलमगीर को मुगल सल्तनत पर राज करने से रोकने की कोशिश की थी और बारी बारी से औरंगजेब आलमगीर के मुकाबले में आए थे। और आखिर में अपने सारे दुश्मनों से निपटने के बाद ही औरंगजेब आलमगीर ने मुगल सल्तनत की गाड़ी पर कदम रखा था। आज इस बात को लगभग 350 साल गुजर चुके हैं, मगर इसके बावजूद भी अगर आप लोग हिंदुस्तान के किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो उसको भी ये पता होगा कि औरंगजेब आलमगीर ने अपने 3 भाइयों को कत्ल किया था। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि इस बारे में हम लोगों को बार बार न सिर्फ बहुत सारी स्टोरी, सीरियल और मूवी के जरिए बताया जाता है, बल्कि अक्सर टीवी न्यूज़ चैनल पर भी इस मुद्दे को लेकर डिबेट होती रहती है। मगर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सल्तनत हासिल करने के लिए जो तरीका औरंगजेब आलमगीर को अपनाना पड़ा था, यानी जिस तरह से अपने ही भाइयों से जंग करनी पड़ी थी और उनको कत्ल करना पड़ा था, बिल्कुल यही तरीका आज से लगभग 2200 से 2300 साल पहले अशोक को भी अपनाना पड़ा था। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अशोक को अपनी सल्तनत बचाने के लिए अपने सिर्फ 1, 2 या 3 भाइयों को नहीं कत्ल करना पड़ा था, बल्कि पूरे के पूरे 99 भाइयों को कत्ल करना पड़ा था। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अशोक ने उस दौर में अपने 99 ब्रदर्स को कत्ल कर दिया था, मगर इस बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। और उसकी वजह यही है क्योंकि इस बारे में कुछ चर्चा ही नहीं की जाती है। दरअसल दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है। अशोक मौर्य अम्पायर के तीसरे राजा थे। इससे पहले जो दूसरा राजा हुआ करता था उसका नाम बिंदुसार था, जबकि जो पहले राजा हुआ करते थे उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ऐतिहासिक किताबों में और अपनी स्कूल की किताबों में
चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो ऑलरेडी भी सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद की सल्तनत का अगला राजा उनके बेटे बिंदुसार को बनाया गया था। बिंदुसार अपने फादर की तरह एक काबिल राजा साबित हुए थे। बिंदुसार की कई बीवियां थीं और उन सारी बीवियों से उनके 101 बेटे थे और उन 101 बेटों में से एक बेटे का नाम अशोक भी था। मगर परेशानी की बात ये थी कि बिंदुसार की तरफ से अशोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था, बल्कि ज्यादातर इतिहासकारों की माने तो बिंदुसार तो अशोक से नफरत किया करते थे, जिसके पीछे वैसे तो बहुत सारी वजहें थी, मगर मेन वजह अशोक का लुक और उनकी चमड़ी का कलर बताया जाता है, क्योंकि बिंदुसार को ये महसूस होता था कि इस तरह का उनका लुक है और जो अशोक की चमड़ी का कलर है, ये सारी चीजों से तो ऐसा लगता है कि इनको एक राजा के घर पर पैदा ही नहीं होना चाहिए था। शायद यही वजह थी कि बिंदुसार वैसे तो अपने सबसे बड़े बेटे यानी कि सुषमा को अपनी सल्तनत का अगला राजा बनाना चाहते थे, मगर अपने किसी बेटे को सल्तनत का राजा नहीं बनाना चाहते थे। वो तो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अशोक थे। यानी उनके फादर को लगता था कि अगर उनका सबसे बड़ा बेटा यानी सुषमा सल्तनत हासिल कर ले, उसके अलावा उनका कोई भी बेटा सल्तनत का राजा बन जाएगा, मगर अशोक ना बने। मगर दूसरी तरफ बिंदुसार के महल में मौजूद जितने भी वजीर थे और जितने भी ताकतवर लोग थे, उनमें से ज्यादातर लोग यही चाहते थे कि दरअसल अगला राजा अशोक बने। उसकी पहली वजह तो ये थी कि जहाँ एक तरफ अशोक बहुत ज्यादा काबिल, लड़ाई में भी बहुत ज्यादा होशियार और माहिर थे और ताकतवर और बहादुर थे, वहीं दूसरी तरफ जो सुषमा था वो दरअसल एक गैर जिम्मेदार इंसान था। वो ना तो लड़ाई में इतनी काबिलियत रखता था और न ही इतना ज्यादा काबिल था, बल्कि वो तो बड़ा घमंडी इंसान था। अब दरअसल आखिर में हुआ ये कि जब बिंदुसार बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और उनको ये एहसास होने लगा था कि अब उनकी मौत करीब आ चुकी है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि जल्द से जल्द मैं अपना अगला राजा भी घोषित कर देता हूँ। मगर परेशानी की बात ये थी कि उनका बड़ा बेटा यानी कि सुषमा उस वक्त सल्तनत की राजधानी में मौजूद नहीं था, बल्कि उसको तो खुद बिंदुसार ने ही कुछ दिन पहले तक्षशिला नाम के उस इलाके में भेजा था कि जहाँ पर लोगों ने बगावत कर दी थी और सुषमा को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जल्द से जल्द उस बगावत को कुचल दे। हालांकि दोस्तों सुषमा उस बगावत को कुचलने में भी नाकाम साबित हुआ था, इसीलिए बिंदुसार ने फौरन अपने मिनिस्टर यानी कि अपने वजीर से कहा कि वो सुषमा को खत लिखे कि वो फौरन मेरी मौत से पहले राजधानी पहुंच जाए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने जिंदगी में ही उसका राज अभिषेक यानी कि ताजपोशी कर सकूं और उसको अपना अगला राजा बना सकूं। मगर दोस्तों ज्यादातर वजीर जो ऑलरेडी ही अशोक की साइड में थे, उन्होंने राजा की तरफ से मिलने वाले उस खत को सुषमा की तरफ भेजने में देरी की, ताकि वो और ज्यादा देर में सुषमा के पास पहुंचे, बल्कि उससे पहले ही फौरन अशोक की तरफ एक खत रवाना किया गया, खुफिया तौर पर भेज दिया गया। इस खत में ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि तुम जल्द से जल्द राजधानी चले आओ। खत मिलते ही अशोक जो उस दौर में उज्जैन शहर में मौजूद थे, उन्होंने फौरन अपनी राजधानी की तरफ सफर शुरू कर दिया और वो सुषमा से पहले ही अपनी राजधानी तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। बाद में सुषमा की पहुंचने से पहले ही बिंदुसार की भी मौत हो गई थी और महल में जितने भी वजीर थे उन्होंने फौरन अशोक को अपना अगला राजा घोषित कर दिया था। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि अशोक की ताजपोशी फिर भी अपने फादर यानी कि बिंदुसार की मौत के लगभग 4 साल बाद हुई। वो इसलिए क्योंकि अशोक को अपनी सल्तनत को एक बार फिर से स्टेबल करने में और अपने सारे दुश्मनों को खत्म करने में ठिकाने लगाने में काफी टाइम लग गया था।
हैरानी की बात तो ये थी कि अशोक को एक एक करके अपने भाइयों तक को कत्ल करना पड़ा था। जिन भाइयों को अशोक ने कत्ल किया था उनकी तादाद लगभग 99 के करीब बताई जाती है। अशोक की तरफ से एक भाई को उन्होंने जो छोड़ा था वो भाई आखिर कौन सा था, इस बारे में इतिहासकारों के बीच मतभेद पाया जाता है। कोई किसी भाई का नाम बताता है तो कोई किसी भाई का नाम बताता है। हालांकि दोस्तों कुछ सोर्सेस तो ऐसे हैं कि जिसमें ये दावा किया गया है कि दरअसल अशोक ने 99 नहीं बल्कि 100 के 100 भाइयों को कत्ल कर दिया था और इन सारे भाइयों में से जिसकी सबसे ज़्यादा दर्दनाक मौत हुई थी, जिसको सबसे ज़्यादा दर्दनाक मौत दी गई थी, उसका नाम सुशीमा था। यानी कि वही बड़ा भाई कि जो किसी दौर में बिंदुसार की सबसे पहली पसंद हुआ करता था। फिलहाल दोस्तों आज की ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।